दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 17 ब्रेल शिक्षण। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 224। अध्याय 17 ब्रेल शिक्षण। A.K. मित्तल। प्रस्तावना। इस लेख में हम ब्रेल वाचन व लेखन के शिक्षण और उसके विविध आयामों पर विचार करेंगे। हमारे देश जैसी स्थिति में ब्रेल की निरंतर सामयिकता, इसके शिक्षण के अंतर्निहित कुछ उल्लेखनीय मनोवैज्ञानिक व स्पर्श प्रत्यक्षीकरण संबंधी कारक, शिक्षण के उद्देश्य, विधियां, प्रविधियां आदि हमारे विचार विमर्श के प्रमुख केंद्र होंगे। तो आइए सबसे पहले देखें कि किस प्रकार ब्रेल आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम इसके सार्थक शिक्षण के लिए स्वयं को और अपने शिक्षार्थियों को आत्मविश्वास व कुशलता के साथ तैयार कर सकें। सामयिकता। ब्रेल के विषय में कई बार अनेक शंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं। इसके पढ़ने व लिखने की गति कम है, पठन सामग्री बहुत अधिक स्थान घेरती है, इसमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, आदि आदि। किंतु प्रथम बात तो हमें ये याद रखनी चाहिए कि ब्रेल एक ऐसी लिपि है जो थोड़े बहुत संसाधनों के साथ विश्व की लगभग सभी भाषाओं में प्रयोग की जा सकती है। अलग अलग भाषाओं के लिए इसे अलग अलग सीखने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण इसे लिपियों की रानी भी कहा जा सकता है। स्वर्ण आहूजा, 2008। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी देशों में ब्रेल को भिन्न दृष्टि से देखने या उसका महत्व कुछ कम मानने का मुख्य कारण ये है कि वह दृष्टिबाधा अब प्रायः 50 से 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों तक सीमित होने लगी है। बच्चों और युवाओं में उसकी व्यापकता समाप्त प्राय होती जा रही है। ऐसी स्थिति हमारे देश में बिल्कुल नहीं है, अतः यहाँ ब्रेल अभी भी विशेष महत्व रखती है। पृष्ठ 225। फिर जैसा कि कहा गया है, दृष्टिबाधित बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं स्पर्श द्वारा वाचन में कहीं अधिक सतर्क रहती हैं। लाल अडवाणी, 1981। और इसलिए भी ब्रेल वाचन को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अब ये भी सिद्ध हो चुका है कि यदि आरंभ से सही तरीके से शिक्षण दिया जाए तो एक सामान्य बुद्धिमान दृष्टिबाधित बच्चे की वाचन गति भी काफी अधिक हो सकती है, लगभग उसके समकक्ष दृष्टिवान बच्चे जैसे ही। लोवेनफेल्ड, 1971। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में कुछ घटना विकासों के कारण भी अब ब्रेल की सामयिकता बढ़ रही है। ये है: नंबर 1, कंप्यूटर आधारित विधियों से ब्रेल पुस्तकों का कम समय में बड़े पैमाने पर उत्पादन। नंबर 2, उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकाधिक दृष्टिबाधित युवाओं के लिए रोजगार के ऐसे अवसरों का उपलब्ध होना जिनमें ब्रेल का ज्ञान विशेष उपयोगिता रखता है। उदाहरणार्थ आशुलिपिक, स्कूली व महाविद्यालयी शिक्षक, वकील आदि। नंबर 3,
सस्ते व सुगमता से प्रयोग किए जा सकने वाले ऐसे लेखन उपकरणों की उपलब्धता जिनमें मरम्मत आदि की आवश्यकता बहुत कम है, ब्रेल स्लेट, फ्रेम आदि। नंबर 4, वर्तनी व विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करने व विभिन्न स्थलों पर नोट्स बनाने की आवश्यकता। कागज रहित ब्रेल लेखन उपकरणों का उपलब्ध होना, जिनसे ब्रेल के अधिक स्थान घेरने की समस्या से भी निदान मिल सकता है। ब्रेल अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण कारक। शिक्षण विधियों पर आने से पहले अब हम कुछ ऐसी बातों की संक्षेप में चर्चा करेंगे जिनका बच्चे के लिए ब्रेल सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है और जिनकी स्पष्ट जानकारी शिक्षक के लिए अत्यंत उपयोगी है। पहली बात तो यह है कि वर्तमान समय में हमारे बहुत से विद्यालयों में प्रचलित वो विधि जिसके अनुसार ब्रेल सिखाने के लिए शिक्षक बच्चे को अक्षरों के ब्रेल बिंदु रटाना और गवाना शुरू कर देते हैं, कोई कागज पर लिखी ब्रेल के बिना, किसी उपकरण से परिचय कराए बिना, कोई पूर्व तैयारी किए बिना, पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। इसके स्थान पर अधिक सार्थक विधियों, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही ब्रेल शिक्षण आरंभ करते समय शिक्षक को निम्न कारकों को भली भांति समझ लेना चाहिए। पृष्ठ 226। ब्रेल वाचन के लिए आवश्यक स्पर्शीय प्रत्यक्षीकरण संबंधी कौशलों का पूर्ण विकास बच्चे के 10 से 11 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर हो जाता है। नोलन 1975। अतः आवश्यक है कि ब्रेल शिक्षण जितना शीघ्र हो सके आरंभ किया जाए। फिर पर्याप्त उत्प्रेरकों के अभाव में स्पर्श शक्ति के कुंठित होते जाने का भी भय रहता है। क्रैम्पटन 1955। अतः स्पर्श के निरंतर उपयोग के लिए आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध कराते रहना महत्वपूर्ण है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क का दायां भाग ब्रेल जैसी आकृतियों को पहचानने में अधिक सक्षम होता है। अतः बच्चे को ब्रेल पढ़ने के लिए बाएं हाथ का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आकृतियों को पहचानने के संदर्भ में ये भी उल्लेखनीय है कि मस्तिष्क का वो भाग जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो दृष्टि को नियंत्रित करता है, वही भाग बहुत कुछ स्पर्श शक्ति को भी नियंत्रित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दृष्टि व स्पर्श द्वारा पढ़ने की प्रक्रिया कुछ मिलती जुलती हो सकती है। एक शिक्षक के रूप में आपको ये अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि दृष्टि के विस्तार की तुलना में स्पर्श की पहुंच बहुत कम होती है। अतः ये प्रक्रिया दृष्टिवाचन से कई प्रकार से भिन्न भी है। दृष्टिवाचन में दृष्टि प्रिंट की एक इकाई से दूसरी इकाई तक क्षणांश में पहुंच जाती है, जिससे एक पंक्ति के शब्दों का वाचन निरंतर सा होता हुआ लगता है। स्पर्श वाचन में प्रक्रिया तो कुछ वैसी ही है, किंतु एक समय में सीमित इकाई उंगली के नीचे आने के कारण शब्दों को मानसिक रूप से ठीक से संगठित करना होता है। शिक्षक के लिए इसका महत्व ये है कि वो बच्चे को आरंभ से ही उंगलियों को कागज पर अधिकाधिक घुमाने के अवसर प्रदान करे। अधिगम संबंधी 2 अन्य महत्वपूर्ण कारकों की ओर ध्यान दिलाना भी उपयोगी होगा। भाषा वाचन व लेखन शिक्षण तथा ब्रेल शिक्षण को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। स्कूल की समय सारणी में या तो दोनों के लिए एक ही कालांश हो या ब्रेल शिक्षण को भाषा शिक्षण के विस्तार के रूप में देखते हुए अलग अलग कालांश हो। उपयोगी होगा यदि भाषा व ब्रेल शिक्षक एक ही हो या अगर अलग हो तो उनमें आपस में घनिष्ठ समन्वय रहे। पृष्ठ 227। दूसरी बात यह है कि अनुभवों के बहुत अधिक सीमित होने के कारण दृष्टिबाधित बच्चे को स्पर्शीय प्रतियों को सीखने में आरंभ में अधिक समय लग सकता है। अतः अधिगम बिंदु से बच्चे को बार बार परिचित कराने या पुनरावर्तन और अभ्यास के समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। उद्देश्य। इन महत्वपूर्ण कारकों की जानकारी के साथ ही हमें ब्रेल शिक्षण के उद्देश्यों को भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इस शिक्षण द्वारा हम चाहते हैं कि बच्चे ब्रेल का अपने अधिगम, वाचन और लेखन संप्रेषण के अभिन्न अंग के रूप में उपयोग कर सकें। हमारे शैक्षिक प्रयासों द्वारा हम बच्चे को इस योग्य बना दें कि वे नंबर 1 सही तौर पर उंगलियां चलाने और दोनों हाथों के प्रयोग द्वारा वाचन की उत्कृष्ट आदतें विकसित कर सकें। नंबर 2 अपेक्षित बोध, शुद्धता व गति के साथ ब्रेल पढ़ लिख सकें। नंबर 3 वाचन व लेखन में रुचि लें। नंबर 4 किताबों से लगाव महसूस करें। हमारा प्रमुख उद्देश्य है बच्चे ब्रेल वाचन व लेखन को उपयोगी व आनंददायक अनुभव समझें। ब्रेल वाचन तत्परता।
इस तत्परता का अर्थ है बच्चों में स्पर्श शक्ति का अधिकाधिक विकास करना, जिससे वे छोटे छोटे ब्रेल बिंदुओं को पहचान सकें और विभिन्न अक्षरों में अंतर कर सकें। उल्लेखनीय है कि बच्चे को वाचन के लिए तैयार करने के बहुत से कौशल दृष्टिवान और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए समान हैं, अर्थात बच्चे को वाचन के लिए शारीरिक, बौद्धिक व सांवेगिक रूप से तैयार करना। पृष्ठ 228। इनमें निम्न मुख्य कौशल सम्मिलित हैं। नंबर 1, शारीरिक क्रियाओं जैसे वस्तुओं को पकड़ना, इधर उधर रखना, मोड़ना तोड़ना आदि के लिए मांसपेशियों पर अपेक्षित नियंत्रण प्राप्त करना। नंबर 2, कुछ समय तक चलने वाली गतिविधि में आवश्यक रुचि लेना व उस पर ध्यान केंद्रित कर सकना। नंबर 3, श्रवणीय व स्पर्शीय विभेदीकरण कर सकना। नंबर 4, अधिगम की भाषा में स्पष्ट रूप से बोल सकना। नंबर 5, अधिगम में रुचि होना व समूहों के अंग के रूप में कार्य कर सकना। नंबर 6, अपने चारों ओर की सामान्य वस्तुओं की जानकारी होना। नंबर 7, एक साधारण कहानी के क्रम को समझ सकना। नंबर 8, साधारण निर्देशों को समझना और उनका अनुसरण कर सकना। नंबर 9, पर्याप्त स्मृति होना। क्योंकि सभी बच्चों की विकास की गति एक सी नहीं होती, इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि आवश्यकता अनुसार संगठित रूप से अनुभवों और गतिविधियों को प्रस्तुत किया जाए। ये बात दृष्टिबाधित बच्चों पर और अधिक लागू होती है, क्योंकि जैसा पहले कहा गया है, उनके अनुभवों का क्षेत्र शुरू में बहुत सीमित होता है। अतः वाचन तत्परता के संदर्भ में दृष्टिबाधित बच्चों को निम्न प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, प्रत्ययों व शब्द भंडार का सीमित होना। नंबर 2, उत्साह व अनुप्रेरणा की कमी। नंबर 3, स्नायु तंत्र संबंधी अटपटापन। नंबर 4, विद्यालय प्रवेश की आयु से अधिक आयु होना। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि बच्चे को अनुभवों, प्रत्ययों व भाषा अधिगम के लिए विविध अवसर बार बार सुलभ कराए जाएं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्रेल वाचन तत्परता के संदर्भ में निम्न गतिविधियों या क्रियाओं का खेल खेल में प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, अलग अलग वस्तुओं, फलों, सब्जियों, वस्त्रों आदि की सहायता से समानता और भिन्नता का अनुभव दिलाना। पृष्ठ 229। नंबर 2, दिखाई गई वस्तुओं को संबद्ध वर्ग में क्रमबद्ध करना सिखाना, जैसे सभी अलग अलग फलों को एक साथ रखना। नंबर 2, तुलनात्मक शब्दों जैसे साफ गंदा, आधा पूरा, अच्छा बुरा, सुगंध दुर्गंध, हल्का भारी आदि का अनुभव देना। नंबर 3, दिशा संबंधी व स्थानिक भिन्नताओं की जानकारी देना, जैसे दायां बायां, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, इधर उधर आदि। नंबर 4, विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, कोण आदि से परिचित कराना। नंबर 5, विभिन्न आकारों जैसे छोटा बड़ा, स्थूल सूक्ष्म, लंबा चौड़ा आदि का अनुभव देना। नंबर 6, विभिन्न तलों जैसे नर्म कठोर, चिकना खुरदरा, सिकुड़ा हुआ, समतल आदि का अनुभव देना। स्मरण रहे कि यहाँ हम बच्चे को उक्त सभी स्थितियों का विधिवत प्रत्यय देना नहीं चाह रहे हैं, केवल इनकी आरंभिक जानकारी दे रहे हैं, जिससे आगे आने वाले प्रत्यय व भाषा विकास के लिए मजबूत आधारशिला स्थापित हो सके। ऐसा विभिन्न स्पर्श व श्रवण संबंधित संकेतों पर आधारित खेलों व वास्तविक वस्तुओं के प्रयोग से किया जा सकता है। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए वाचन तत्परता के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है उसे पुस्तकों के आकार संबंधी अनुभव दिलाना। इसमें सम्मिलित क्रियाएं हैं। नंबर 1, पुस्तकों के अगले व पिछले भाग की पहचान कराना। नंबर 2, पृष्ठ पलटना सिखाना। नंबर 3, बाएं और दाएं तथा ऊपर व नीचे के अंतर से उसे अवगत कराना। इसके लिए थोड़े से कोरे कागजों की ढीली जिल्द बनाकर बच्चे को दें और इस प्रकार उक्त अनुभव सुलभ कराएं। याद रखें, यहाँ उद्देश्य पुस्तक पढ़ाना सिखाना बिल्कुल नहीं है, केवल बच्चे को पुस्तक व उनसे पढ़ने संबंधी तैयारी कराना है। पृष्ठ 230। तदोपरांत कागज पर उभरी हुई अक्षरों की विभिन्न पंक्तियां बनाकर बच्चों को दें और उन पर उसकी उंगलियां चलवाएं। शुरू में एक समान छोटी छोटी उभरी पंक्तियां रखें, जैसे 3 से 6 या 1 से 4 बिंदु समूहों की कई पंक्तियां। फिर धीरे धीरे पंक्तियों की लंबाई में परिवर्तन करते जाएं। अलग अलग बिंदु समूहों का प्रयोग करें। शिक्षण सूत्र याद रखें, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस प्रकार के बहुत से पृष्ठ तैयार करके बच्चों को दें, जिससे उसका सभी विभिन्न बिंदु समूहों की आकृतियों से परिचय हो जाए। 4 बातें याद रखें। नंबर 1, पंक्तियों को इंटरलाइन विधि से तैयार करें, न कि इंटर पॉइंट विधि से।
नंबर 2, एक पृष्ठ पर 4 से 5 पंक्तियों से अधिक न बनाएं और कागज का एक ही हिस्सा प्रयोग में लाएं। नंबर 3, बिंदु समूहों की आकृतियों पर जोर दें, उनकी बिंदु समस्याओं को गिनने पर नहीं। नंबर 4, हर बिंदु समूह के आरंभ में रेफरेंस के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु समूह अवश्य लगाएं। इन सभी क्रियाओं में इस बात पर जोर दें कि बच्चा दोनों हाथों का प्रयोग करे। हम यहाँ बच्चे को ब्रेल पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है बच्चे को ब्रेल वाचन शुरू करने के लिए तैयार करना और स्नायु तंत्र के नियंत्रण व समन्वय विकसित करने में उसकी सहायता करना। ये भी अच्छा रहेगा यदि बड़ी कक्षा के किसी साथी को बुलाया जाए, उसे छोटे बच्चों को ब्रेल पढ़कर सुनाने को कहा जाए और उन बच्चों से कहा जाए कि वे बड़े बच्चे की ब्रेल पढ़ने की प्रक्रिया को स्पर्श द्वारा देखते रहें। आवश्यक है कि रुचि उत्पन्न करने के लिए बच्चे को शुरू से ही ब्रेल में लिखित सामग्री को स्पर्श करने का अवसर दिया जाए, जिससे वो शुरू से ही एक प्रकार से ब्रेल का आदी होने लगे। इस उद्देश्य के लिए बच्चे के वातावरण में जो कुछ स्थूल पदार्थ हैं, जैसे फर्नीचर, खिलौने, पेड़ पौधे, दरवाजे, खिड़कियां आदि पर नामों के ब्रेल लेबल लगा दिए जाएं, जिन्हें वो छूकर ब्रेल से स्वयं को संबद्ध करने लगे। वो इन लेबलों को वास्तविक रूप में पढ़ेगा तो नहीं, बल्कि इन लेबलों पर अंकित रूपों की आकृतियों को उन पदार्थों से संबद्ध कर सकेगा। साथ ही तत्परता के भाग के रूप में शिक्षक कक्षा में छोटी छोटी रुचिकर कहानियां स्वर के उतार चढ़ाव सहित सुनाएं, जिससे कि बच्चे को लगे कि आप कहानी पढ़ रहे हैं और इससे उसे भी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। पृष्ठ 231। स्मरण रहे कि ये वाचन तत्परता प्रशिक्षण बच्चे के विद्यालय में प्रवेश के साथ ही आरंभ हो जाना चाहिए। ये कब तक चलना चाहिए, इसका निर्णय शिक्षक को बच्चे की प्रगति के आधार पर करना होगा। वास्तविक ब्रेल वाचन अधिगम। जब बच्चा पृष्ठ पर अपना स्थान खोए बिना उभरी हुई पंक्तियों का निर्बाध रूप से तीव्रता से अनुसरण करने लगे, तब समझे कि वो स्वयं प्रथम शब्द पढ़ना सीखने के लिए तैयार है। यहाँ कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान या अंतर छोड़ते रहें जब तक बच्चे ने वाचन में पर्याप्त गति व कुशलता प्राप्त न कर ली हो। दूसरे, पढ़ने के लिए प्रथम शब्द देने के लिए हमेशा वास्तविक कागज का ही उपयोग करें, पैकबोर्ड्स या कंचों या बड़ी गोलियों आदि का नहीं, क्योंकि इनके उपयोग के बाद कागज पर छोटे आकार के अक्षरों की पहचान के कौशल तक स्थानांतरण करना बहुत कठिन हो जाता है। तीसरे, फिर स्मरण दिला दें, वाचन हेतु शब्द प्रस्तुत करते हुए बच्चे से बिंदु समूहों को गिनने या पहचानने को न कहें, बल्कि आकृति पर जोर दें। चौथी बात यह है कि विभिन्न प्रतिरूपों में प्रस्तुत शब्दों पर तेजी से उंगली घुमाने पर शुरू से ही जोर दें, जिससे धीरे धीरे ये प्रक्रिया उसके लिए वाचन का एक आवश्यक अंग बन जाए। वाचन के प्रारंभिक शिक्षण के लिए शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। ये शब्द या तो समकक्ष दृष्टिवान बच्चों की प्रारंभिक पाठ्यपुस्तक से लिए जा सकते हैं या ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे बच्चा भलीभांति परिचित हो, जैसे उसका अपना नाम या ऐसी क्रिया जिसमें उसकी बहुत रुचि हो या उसके प्रिय व्यक्ति का नाम आदि। शब्द सरल हों, जिन्हें वो सुगमता से कंठस्थ कर सके और जिनके प्रयोग में उसे कोई कठिनाई न हो। शुरू करते समय शिक्षक बच्चे को पहले शब्द बताएगा और फिर बच्चे से शब्द को दोहराने को कहेगा। इसके बाद उन शब्दों पर तेजी से बच्चे की उंगली शिक्षक के द्वारा घुमाई जाएगी और मौखिक रूप से भी शब्द को दोहराया जाएगा। पृष्ठ 232। इसके पीछे उद्देश्य ये होगा कि कुछ अभ्यास के बाद बच्चा शब्दों की विशिष्ट आकृतियों से परिचित हो जाए और ये शब्द उसकी स्पर्श स्मृति और याददाश्त के अभिन्न अंग बन जाएं। इस प्रकार जब बच्चा इन शब्दों को भविष्य में स्पर्श द्वारा दोबारा पढ़ेगा तो वो स्वतः ही उन्हें पहचान सकेगा। इसके बाद दूसरे नए शब्द दिए जाएंगे और पूर्ववर्ती शब्दों के साथ बार बार अभ्यास कराया जाएगा। बच्चे को शब्दों से परिचित कराने के बाद 2 या 3 शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाएं, जिन्हें बच्चा अब स्वयं शिक्षक की सहायता के बिना पढ़ सके। तदोपरांत परिचित शब्दों का प्रयोग करते हुए छोटी छोटी कहानियां तैयार की जाएं और इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए। अक्षरों को बिंदु समूहों में विभक्त करने की क्रिया को तब तक प्रयोग में न लाया जाए जब तक बच्चा ऐसी छोटी कहानियां सरलता से न पढ़ने लग जाए। याद रहे, शब्दों की आकृतियों को बच्चे की स्मृति में अभ्यास व पुनरावर्तन द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित करना है, न कि अलग अलग बिंदु समूहों को शुरू से ही गिनना या रटाना। ये विश्लेषण कुछ समय बाद कराया जा सकता है।
बिंदु समूहों को शुरू से ही रटाने के प्रयास से वाचन गति अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि तब बच्चा एक एक सेल या अक्षर पर अधिक ध्यान देने लगता है, शब्दार्थ यानी सेमेंटिक यूनिट पर नहीं। शब्दों व वाक्यों को उक्त वैज्ञानिक विधि से पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षक अनेक मनोरंजक खेलों और अभ्यासों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को शब्दों की एक सूची दी जा सकती है और मिलते जुलते या भिन्न शब्दों को चुनने के लिए कहा जा सकता है। शब्दों के इस खेल के लिए फ्लैश कार्ड्स की मदद ली जा सकती है। फ्लैश कार्ड्स क्या है, आप पूछेंगे। ये मोटे कागज पर 4x3 इंच आकार के छोटे कार्ड्स होते हैं। इनमें सबसे ऊपर एक पूरी उभरी हुई पंक्ति बनाई जा सकती है और फिर उसके नीचे कुछ शब्द या वाक्य ब्रेल में लिखे जा सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो शिक्षक की सुविधा के लिए शब्द आदि को प्रिंट में अंकित भी किया जा सकता है। उभरी हुई पंक्ति बच्चे को कार्ड्स को सही दिशा में अपने सामने रखने में मदद करती है और ये बात शिक्षक उसे समझा भी सकते हैं। इन कार्ड्स की सहायता से अनेक खेलों की व्यवस्था की जा सकती है, जैसे समान शब्दों का मिलान करो। कार्ड्स के एक सेट में जानवरों के नाम और दूसरे में उनके द्वारा की गई आवाजें लिखी हैं। जानवरों और उनकी आवाजों वाले कार्ड्स को एक साथ रखो। एक और खेल ये हो सकता है कि फ्लैश कार्ड्स पर कुछ क्रियाएं लिखी हों, जैसे ताली बजाओ, कूदो, गाना गाओ, बगीचे से एक फूल लाओ आदि, और बच्चों से कार्ड्स पढ़कर संबद्ध क्रिया करने के लिए कहा जाए। इसी तरह और अनेक खेल भी इन कार्ड्स की मदद से बनाए जा सकते हैं। पृष्ठ 233। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि बच्चे को हमेशा उंगली को कागज पर हल्के से घुमाने का प्रशिक्षण देना चाहिए और उसे कभी भी शब्दों या वाक्यों को अधिक दबाव के साथ या घसीट कर न पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अपेक्षित गति से पढ़ने में कठिनाई होगी। ब्रेल वाचन शिक्षण का तौर तरीका। शिक्षक को मेज या डेस्क की दूसरी ओर बच्चे के सामने बैठना चाहिए, जिससे वो बच्चे की उंगलियों का संचालन सुगमता से कर सके। वाचन सामग्री समतल सतह पर रखी होनी चाहिए। बच्चे की उंगलियां ढीली व तनाव मुक्त रहनी चाहिए। अच्छा होगा कि वाचन से पूर्व उसको अपने हाथ धोने की सलाह दी जाए, जिससे पसीना या धूल आदि पढ़ने में बाधा न डाले। उंगलियां कागज की ओर कुछ मुड़ी हुई होनी चाहिए। शिक्षक बच्चे के दोनों हाथ धीरे से पकड़कर उसकी उंगलियों को हल्के से बाईं से दाईं ओर उभरी हुई पंक्तियों पर ले जाए। इस बात पर पूरा जोर दिया जाए कि कम से कम शुरू में तो बच्चा अपने दोनों हाथों का ही प्रयोग करे और इस आदत में कोई ढील शिक्षण के दूसरे वर्ष की समाप्ति तक न दी जाए। शुरू में बच्चा अपने दोनों हाथों की 2 या 3 उंगलियों का प्रयोग करना पसंद कर सकता है और बाद में कम उंगलियों का प्रयोग कर सकता है। उसे इस बात की स्वतंत्रता दें। गति से पढ़ने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वो अपने बाएं हाथ को पंक्ति के शुरू के आधे हिस्से तक ले जाए और फिर उसे वापस अगली पंक्ति के आरंभ में ले आए। इस बीच पहली पंक्ति के शेष भाग को दाएं हाथ से पढ़ा जाए और फिर उसी तेजी से बाएं हाथ के पास लाया जाए, जो पहले से ही अगली पंक्ति के आरंभ में है, और इस प्रकार पढ़ने का क्रम चलता रहे। दोनों हाथों के प्रयोग की इस विधि को तब तक प्रशिक्षित करें जब तक ये बच्चे के लिए एक स्वाभाविक आदत न बन जाए। इसमें भी शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकता है और अपने हाथों को बच्चे के हाथों पर रखकर उसके हाथों के समन्वित संचालन का प्रशिक्षण दे सकता है। पृष्ठ 234। उल्लेखनीय है कि कभी-कभी दोनों हाथों से वाचन क्रिया के कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं। ऐसे ब्रेल वाचक भी देखे गए हैं जो एक हाथ की केवल एक उंगली यानी तर्जनी से ही काफी तीव्र गति से पढ़ लेते हैं। तो शिक्षक को कहीं कहीं बालक की विशेष सुविधा, क्षमता व रुचि के अनुरूप इस विधि में संशोधन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तीव्र गति से वाचन। ब्रेल के संबंध में प्रायः कहा जाता है, जो बहुत अंशों में सही भी है, कि ब्रेल वाचन की गति प्रिंट वाचन की अपेक्षा सामान्यतः कम रहती है। अतः ऐसे उपाय ढूंढने आवश्यक हो जाते हैं जिससे वाचन गति में अधिक वृद्धि लाई जा सके। अच्छी गति से ब्रेल पढ़ने वाले व्यक्तियों में निम्न विशेषताएं देखी गई हैं। उनमें बोध क्षमता अधिक होती है। पढ़ते समय उनकी उंगलियों का दबाव हल्का होता है और उनके हाथों का संचालन तीव्र, निरंतर वाला और घसीटने से मुक्त होता है। वे प्रायः पढ़ने में दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। हालांकि जैसा अभी बताया गया है, इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं।
क्योंकि वाचन संबंधी श्रेयस्कर आदतें बाल्यकाल में ही स्थापित हो जाती हैं, अतः तीव्र गति से पढ़ने के कारकों का अनुसरण प्राथमिक कक्षाओं से ही आरंभ हो जाना चाहिए। वाचन में पर्याप्त रुचि, सही अनुप्रेरणा और तनाव मुक्त वातावरण इस संबंध में महत्वपूर्ण कारक हैं। तीव्र वाचन संभव बनाने के लिए कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, बच्चे के मन से ब्रेल विषय में सभी नकारात्मक धारणाओं को आरंभ से ही दूर किया जाए और उसे ये समझाया जाए कि ब्रेल उसके लिए प्रिंट जैसा ही एक महत्वपूर्ण विकल्प है। उपयोगी होगा यदि ब्रेल अच्छा पढ़ने वाले ऊंची कक्षा के बच्चों को छोटे बच्चों से परिचित कराया जाए। बच्चों के लिए ब्रेल में विभिन्न पत्र पत्रिकाएं विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाएं। आजकल ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड व कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा अनेक बाल पत्रिकाएं ब्रेल में उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनका लाभ बच्चों तक पहुंचाया जाए। पृष्ठ 235। नंबर 2, तीव्र व समन्वित हस्त संचालन का प्रशिक्षण शुरू से दिया जाए। पृष्ठ तेजी से पलटना और नए पृष्ठ पर यथास्थान हाथ रखना भी सिखाया जाए। नंबर 3, कागज पर उंगली घसीटना या ऊपर नीचे ले जाना और बार बार पंक्ति पर वापस आना जैसी हानिकारक क्रियाओं को रोका जाए। नंबर 4, आरंभ में बच्चे को दोनों हाथों की 2 या अधिक उंगलियों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाए। नंबर 5, अक्षर बिंदु रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। नंबर 6, मौन वाचन करते समय मुंह से धीरे धीरे बोलने को रोका जाए। नंबर 7, बच्चे के पढ़ने की गति और बोध को समयबद्ध किया जाए, अर्थात ये देखा जाए कि वो कितने मिनट में कितने शब्द बोध के साथ पढ़ लेता है और अच्छे प्रदर्शन पर उसे पुरस्कृत भी किया जाए, जिससे वाचन के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी। नंबर 8, शिक्षक कभी कभी बच्चे से थोड़ा आगे पढ़े और बच्चे को शिक्षक की गति तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए अथवा बच्चे को कंठस्थ किए हुए पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कुछ वर्ष पहले तीव्र वाचन प्रशिक्षण के कुछ प्रयोग भी किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2-2 सप्ताहों की कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया कि वे तेजी से हस्त संचालन करते हुए 1 मिनट में बिना कोई अक्षर छोड़े अधिक से अधिक शब्द पढ़ डालें। ये महत्वपूर्ण नहीं था कि वे पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं या नहीं, केवल अपने हाथों का समन्वित संचालन ये ध्यान रखते हुए करना था कि कोई भी अक्षर उनसे न छूटे। मौन वाचन पर जोर दिया गया था। ये प्रक्रिया प्रतिदिन 15 से 20 मिनटों के सत्र में लगभग 2 घंटों तक चलती थी। इसके बाद वाचक से कहा जाता था कि वो अब शब्दों को पहचानना भी शुरू करे, पर उसे तीव्र गति से हस्त संचालन की क्रिया में कोई शिथिलता नहीं आने देनी थी। इस प्रकार कुछ दिनों तक निरंतर अभ्यास के बाद प्रतिभागी अधिकाधिक वाक्यांशों और पूरे वाक्यों को भी अर्थपूर्वक तेज गति से पढ़ने लगते थे। शर्त बस केवल ये थी कि वे हाथों को संचालित करने में कोई ढील न आने दें। प्रयोगों से पाया गया कि बोधपूर्ण वाचन की गति पहले की अपेक्षा 2 या 3 गुना अधिक बढ़ जाती थी, किंतु कार्यशालाओं में इन प्रयोगों के बाद ये भी पाया गया कि सामान्य जीवन में ये गति वैसी तीव्र न रह सकी जैसी कि कार्यशालाओं में थी। फिर भी कुछ सुधार अवश्य लक्षित हुए। हमारे देश में अब तक इस प्रकार के कोई प्रयोग नहीं हुए हैं और अमेरिका में भी इन प्रयोगों को अब बहुत वैज्ञानिक व उपयोगी नहीं माना जाता। पृष्ठ 236। ब्रेल लेखन शिक्षण। बालक के लिए ब्रेल लेखन शिक्षण के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना आवश्यक है। लेखन कब आरंभ करें, लेखन के लिए किन उपकरणों का चुनाव करें और किस प्रकार लेखन का शिक्षण करें। लेखन शिक्षण तभी आरंभ करना चाहिए जब बच्चे कुछ वाक्य सरलता से और गति से पढ़ सकने योग्य हो जाएं। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चे को पहले वाचन और उसके बाद लेखन का शिक्षण दें। सामान्यतः लेखन शिक्षण विद्यालय में प्रवेश के दूसरे वर्ष के अंत या तीसरे के आरंभ में शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए बच्चे की रुचि, क्षमता और स्नायु तंत्रीय नियंत्रण जैसी बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। लेखन के उपकरणों के चुनाव के संबंध में भी सावधानी की आवश्यकता है। हमारे देश में अब परकिंस ब्रेलर्स सरलता से उपलब्ध होने लगे हैं। हालांकि इनकी कीमत अभी भी ब्रेल स्लेट या फ्रेम की अपेक्षा अधिक है। यदि पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हैं और ब्रेलर्स समुचित संख्या में सुलभ हैं, तो पहले ब्रेलर्स का ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इनके लिए बहुत कम स्नायु तंत्रीय समन्वय की आवश्यकता होती है।
फिर भी बच्चे को ब्रेल स्लेट का प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर यही एक ऐसा उपकरण सिद्ध होता है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और प्रयोग के समय इसकी आवाज भी कम होती है। ब्रेल स्लेट पर लेखन शिक्षण के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करें। नंबर 1, सबसे पहले बच्चे को ब्रेल स्लेट के विभिन्न हिस्सों से परिचित कराएं, जैसे बोर्ड, गाइड, स्टाइलस आदि। नंबर 2, इंटरपॉइंट स्लेट का प्रयोग बहुत बाद में कराएं। नंबर 3, बच्चे को कागज स्लेट पर लगाना और गाइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रशिक्षण दें। नंबर 4, बच्चे का हाथ अपने हाथ पर रखकर शुरू में स्वयं एक एक सेल में लिखना आरंभ करें, जिससे कि बच्चा लेखन की क्रिया से परिचित होने लगे। फिर बच्चे को स्टाइलस को सीधा पकड़ने और दाएं से बाएं सेल में ले जाने का प्रशिक्षण दें। पृष्ठ 237। नंबर 5, ये स्पष्ट करते रहें कि बिंदु कागज की दूसरी ओर उभर रहे हैं, इसलिए लेखन कार्य दाएं से बाएं होगा ताकि हम बाएं से दाएं पढ़ सकें। नंबर 6, बच्चे को स्टाइलस को सेल में ठीक प्रकार चलाने दें, जिससे वो सेल के रूप को समझ सके। नंबर 7, बच्चे का ध्यान बिंदु बनाते समय होने वाली आवाज की ओर अवश्य आकर्षित करें। नंबर 8, आरंभ में बच्चे को परामर्श दें कि वो सेल में 6 बिंदुओं को पंच करे और बीच में एक सेल खाली अवश्य छोड़ता जाए। इस प्रकार उसे बिंदु समूहों की कुछ पंक्तियां या एक पूरा पृष्ठ लिखने दें। इस प्रकार वो पूरी तरह से गाइड के सेल्स और स्लेट की सभी पंक्तियों से परिचित हो जाएगा। आरंभ में बच्चे से शब्द लिखने को ना कहें। अभी हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि वो स्पष्ट, स्थिर और आसानी से पढ़ने योग्य बिंदु उभार सके। नंबर 9, जब आप देखें कि बच्चा सभी बिंदुओं को पूरे पृष्ठ पर उभारने में समर्थ हो गया है, तब छोटे शब्दों का लिखना आरंभ कराएं। इसके लिए वैसे ही सरल शब्द उपयोगी रहेंगे जिनका प्रयोग वाचन शिक्षण के लिए किया जा चुका है। इस प्रकार धीरे धीरे नए और अधिक जटिल शब्दों को लिखने का प्रशिक्षण दें। नंबर 10, बच्चों को अपने द्वारा लिखे हुए शब्दों को स्वयं पढ़ने के समुचित अवसर प्रदान करें। कुछ समय बाद बच्चे की प्रगति के अनुसार उसे कुछ शब्द या वाक्य पढ़कर लिखने के लिए प्रेरित करें। नंबर 11, बच्चों के वाचन अनुभव के दौरान सीखे गए विराम चिन्हों को लिखने का भी प्रशिक्षण दें और इन चिन्हों के प्रयोग के नियम भी समझाएं। नंबर 12, जैसे जैसे बच्चे लेखन कौशल प्राप्त करते जाएं, उन्हें तत्संबंधी सूक्ष्म अधिगम बिंदुओं की भी जानकारी दें, जैसे नया अनुच्छेद कैसे आरंभ किया जाए, संख्याएं कैसे लिखी जाएं, शीर्षक कैसे बनाए जाएं। नंबर 13, जब बच्चे को इस प्रकार लेखन में पर्याप्त दक्षता प्राप्त हो जाए, तब उसे कागज पलटकर दूसरी तरफ से स्लेट में लगाने के सही तरीके से भी परिचित कराएं और इससे संबंधित सावधानियों से भी उसे अवश्य अवगत करा दें। इसका अभिप्राय ये हुआ कि आरंभिक महीनों में बच्चे को कागज के एक ही तरफ लिखना सिखाया जाना चाहिए। पृष्ठ 238। शिक्षण विधियां। अब तक आप अनुमान लगा चुके होंगे कि दृष्टिबाधितों और दृष्टिवान बच्चों के लिए पठन व लेखन की शिक्षण विधियां लगभग समान हैं। अंतर केवल ब्रेल लिपि का है। इस संदर्भ में 3 प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, अक्षर विधि। ये बहुत पुरानी विधि है। इसमें बच्चे पहले अक्षर पढ़ना या लिखना सीखते हैं, फिर वे इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना और अंत में वाक्य बनाना सीखते हैं। संक्षेप में कहें तो ये प्रक्रिया अक्षर से आरंभ होकर वाक्यों तक पहुंचती है। सीखने की मुख्य इकाई अक्षर होती है। नंबर 2, शब्द विधि। इस विधि में बच्चे के समक्ष अर्थपूर्ण शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उन्हें शब्दों को अक्षरों में विभाजित करना सिखाया जाता है। जब वे कुछ शब्द पढ़ना या लिखना सीख लेते हैं, तब उन्हें वाक्यों पर लाया जाता है। इस प्रकार इस विधि में हम शब्दों से अक्षरों, फिर शब्दों और फिर वाक्यों तक पहुंचते हैं। नंबर 3, वाक्य विधि। यहाँ शिक्षक वाचन लेखन शिक्षण पूर्ण वाक्यों से शुरू करता है और फिर उन्हें शब्दों और अक्षरों में विभक्त करना सिखाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि कौन सी विधि हमारे संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। अधिकतर शिक्षक परंपरागत अक्षर और नवीन शब्द विधि के संयोग का अनुसरण करते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि दोनों ही विधियों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि स्पर्श से वाचन सीखने की अपनी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि स्पर्श की पहुंच बहुत कम है। दृष्टिवान बच्चा तो लगभग संपूर्ण वाक्य को एक ही दृष्टि में पढ़ सकता है। इतना ही नहीं,
अवचेतन अवस्था में वो अनुभव कर लेता है कि जो वाक्य वो देख रहा है वो छोटे टुकड़ों यानी शब्दों से मिलकर बना है और ये छोटे शब्द और भी अधिक लघु तत्वों यानी अक्षरों से मिलकर बने हैं। किंतु स्पर्श वाचन में ये संभव नहीं है क्योंकि उंगलियों का विस्तार बहुत कम होता है। वो एक समय में कुछ सीमित अक्षरों को ही ग्रहण कर पाता है। यही कारण है कि यहाँ ये सलाह दी जा रही है कि आरंभ से ही अक्षर और शब्द विधियों के योग को शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाए। सबसे पहले ब्रेल के लिए सरलतम अक्षर अ, ब, ल, क का प्रयोग किया जाए और फिर इनसे बनने वाले शब्द प्रस्तुत किए जाएं, जैसे अब, कल, कब आदि। पृष्ठ 239। बच्चे की उंगली को अक्षरों पर हल्के से संचालित किया जाए जिससे वो संपूर्ण अक्षर या अक्षर समूहों को पहचान सके। फिर याद दिला दें कि अक्षरों की पहचान शब्द समूह गिनकर नहीं अपितु उनकी आकृतियों की पहचान से होनी है। इसका विस्तृत वर्णन हम ऊपर कर आए हैं। इसके बाद धीरे धीरे जटिलता को बढ़ाते हुए नए अक्षर और शब्दों को प्रस्तुत किया जाए और इस आधार पर कई पाठों की संरचना की जाए। कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक घटनाक्रम। इस लेख को समाप्त करने से पूर्व हम शिक्षकों को ब्रेल से संबंधित वर्तमान समय के कुछ नवीन उपक्रमों और घटनाओं की जानकारी देना चाहेंगे। हमारे देश में और बाहर भी आजकल ब्रेल शिक्षण व अन्य पक्षों से संबंधित अनेक उपयोगी बातें सामने आ रही हैं, जो इस प्रकार हैं। भारत में वर्ष 2008 में सर्वप्रथम भारतीय ब्रेल परिषद का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य है ब्रेल विकास का संवर्धन और उसे सही दिशा देना। परिषद देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के अधीन है और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों, ब्रेल प्रेसों, विशेषज्ञों और भाषाविदों के प्रतिनिधि इनके सदस्य हैं। यहाँ परिषद के 2 प्रस्तावों की चर्चा करना सामयिक होगा। एक प्रस्ताव द्वारा परिषद ने सिफारिश की है कि देश भर में 1ली से 10वीं कक्षा तक की सभी पाठ्य पुस्तकें दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल में उपलब्ध कराई जाएं और ब्रेल पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर ध्वन्यांकित पुस्तकों का प्रयोग न किया जाए। दूसरे प्रस्ताव के अंतर्गत सिफारिश की गई है कि भारतीय पुनर्वास परिषद में पुनर्पंजीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षकों के लिए ब्रेल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होना चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद ने इस सुझाव को सिद्धांततः स्वीकार भी कर लिया है। हमारे देश की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT एक परियोजना पर कार्य कर रही है, जिसके अनुसार ब्रेल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पास ये प्रस्ताव भेजा है कि ब्रेल को देश भर में स्नातक स्तर तक एक वैकल्पिक विषय के रूप में और सामान्य बीएड स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाए। प्रस्ताव आयोग के सक्रिय विचाराधीन है। पृष्ठ 240। ब्रेल के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भी बहुत सी नई घटनाएं सामने आ रही हैं। दृष्टिबाधितों की शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन ने वर्ष 2008 में विश्व ब्रेल परिषद को पुनर्गठित किया, जिसके अध्यक्ष इस समय ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के महासचिव श्री JL कॉल हैं। परिषद की अनेक गतिविधियों में से एक प्रमुख गतिविधि ये है कि वर्ष 1912 से लेकर अब तक ब्रेल शिक्षण व संबद्ध क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कुछ शोध कार्य हुए हैं उनकी एक संदर्भ सूची तैयार की जाए। ये सूची शीघ्र ही वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। वर्ष 2001 में कनाडा के टोरंटो नगर में वर्ल्ड ब्रेल फाउंडेशन नाम से एक नया संगठन बना, जो ब्रेल और उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत है। लगभग इसी समय एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी स्थापित हुआ, जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द इंग्लिश ब्रेल यानी ICEB। इस संगठन ने वर्तमान अंग्रेजी ब्रेल की संहिता में संशोधन किए हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी के बहुत से वर्तमान संकोच और संक्षेप तथा तत्संबंधी नियम बहुत जटिल हैं। कुछ संकोचों और संक्षेपों का प्रयोग भी बहुत कम है। इस आधार पर इन्होंने वर्तमान संकोच और संक्षेप संहिता को संशोधित कर एक नया कोड प्रस्तुत किया है, जिसे नाम दिया गया है यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल।
इस संगठन का मुख्यालय अमेरिका में है और अभी इसके बहुत ही कम देश सदस्य हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित नए कोड को कितना समर्थन मिलता है, ये अभी आगे ही पता लगेगा। उपसंहार। इस लेख में हमने ब्रेल शिक्षण से संबंधित विभिन्न पक्षों की चर्चा की है। यहाँ हमने ब्रेल लिपि के आविर्भाव और भारत में एक समान ब्रेल कोड के विकास जैसे विषय में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि ये सब इतिहास की बातें हैं और इनके संबंध में काफी जानकारी अन्यत्र सरलता से मिल जाती है। पृष्ठ 241। हम तो इस लेख द्वारा ब्रेल के विषय में अपने शिक्षक साथियों को संबोधित करना चाहते हैं और उन्हें शिक्षण के प्रति जागरूक बनाना चाहते हैं, जिससे वे अपने दायित्व समझें और उनके लिए स्वयं को भली प्रकार तैयार कर सकें। संदर्भ। नंबर 1, आहूजा एस 2001 इंट्रोड्यूसिंग ब्रेल टू यंग ब्लाइंड चिल्ड्रन इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ब्रेल इन इंडिया, पब्लिश्ड पेपर, न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। नंबर 2, बार्कले एल एडिशन 2008, The Development of Listening Skills for Students Who Are Visually Impaired, AFP, New York. Number 3, Frampton, MEETAL 1969, Forgotten Child, Boston, Portal Sargent Publisher. Number 4, Holbrook, MC and Colling, AJ, edition 2000, Foundations of Education, 2nd edition, AFP, New York. Number 5, Journal of Visual Impairment and Blindness, Volume 73, Number 8, October 1979, AFP, New York. Number 6, Journal of Visual Impairment and Blindness, Special Issues on Braille, January to December 2009, Guest Editor, Spooнгin, SJ, AFP, New York. Number 7, National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun, 1980, A Manual on Bharati Braille, unpublished book. Number 8, Nolan, C.Y. and Cadres, C.J. 1969, Perceptual Factors in Braille Word Recognition, Louis Valley, K.Y., American Printing House for the Blind.